जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक हाई रैंकिंग नोबल फैमिली का एक बिगड़ैल बच्चा वो एक एकेडमी पे एक राजा के तरीके राज कर रहा था। तभी उसे एक लेटर मिला। उस लेटर को पढ़ते हुए वो बोलता है कि क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि मैं अब इस फैमिली रजिस्टर से हटा दिया गया हूँ। ऐसा लगता है कि जो भाग्य का देवता है वो भी मुझसे मजाक कर रहा है। और बताया जाता है कि एड रोथ टेलर, तो अपना मेन कैरेक्टर का नाम रोथ टेलर है, तो मैं इसको टेलर बुलाऊंगा, ठीक है। तो जो टेलर की लाइफ है वो अब पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और उसको उसके घर से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। वहीं पर दिखाया जाता है सभी लोग उसको देख करके बातें करने लगते हैं कि हे क्या तुमने देखा नहीं, वो तो टेलर है, वो अपने जो डोर्म था डॉर्मेट्री उसे बाहर निकाल दिया गया है। आखिर क्या ही फायदा अब उसके आस पास जाने का, अब तो वो अपनी फैमिली से भी निकलवा दिया गया है, तो फिर अब उसके पास में रह करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है कि तो फिर मेरे हिसाब से कि हम लोग उसको अब नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं देखेंगे, है ना। मेरे हिसाब से उसे तो एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं आना चाहिए था। ये नोवेल्स कहीं के, मैं जानता था कि इसके साथ पक्का ही ऐसा होगा। और मेन कैरेक्टर वो अपने मन में बोलता है कि सच बताऊं तो फिर ये बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि जो घमंडी एड रोथ टायलर जिसकी तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं एक गेम के अंदर आ गया हूँ जो कि मैजिक स्कूल सेल्वेनिया अकेडमी, मेरे फेवरेट गेम द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ द सेल्वेनिया से लिया गया है। और यूजुअली जब तुम किसी वेबटून या फिर गेम के अंदर में आते हो तो फिर तुम्हें कोई एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जैसे कि कोई बड़े क्लैन का एक बड़ा बेटा, या फिर कोई जीनियस और बिगड़ैल एक यंग मास्टर, या फिर एक ट्रिपल एस रैंक का हंटर जो कि पूरी दुनिया के रूल्स को तोड़ने के लिए आया होता है। लेकिन इन सभी की सभी पॉसिबिलिटीज को छोड़ के मैं क्या बना हूँ, एक थर्ड रेट का विलन जो कि बस स्टार्टिंग की स्टोरी में ही थोड़ा दिखेगा और स्टार्टिंग में ही उसका पूरा काम खत्म हो जाएगा। और अभी देखो स्टार्टिंग में ही उसका घर भी छीन लिया गया है। मेरा नाम है एड रोथ टेलर। मैंने एकदम गलत टाइम पे गलत कैरेक्टर को चूज किया है। भगवान ये बहुत गलत है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं हमेशा ही एकदम इतनी प्यारी और कोमल जिंदगी को जिया हूँ जिसमें मैंने एकदम सिंपल सादा और बिना किसी लालच के जिंदगी को जिया है। इसको देख करके सभी लोग बोलते हैं कि हाँ देखो वो क्या कह रहा है कि भगवान ये अनफेयर है। आखिर उसका कहने का मतलब क्या है, और कह रहा है कि वो एक कोमल जिंदगी को जिया है। ये कमीना मास्टर कहेगा, आखिर ये बेशर्म ये कैसे कह सकता है। मेन कैरेक्टर शांति में बैठ जाता है तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर अपना शीशे में चेहरा देखता है तो उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं और वो बोलता है कि वाह, तो यहाँ पर एक स्टेटस विंडो भी है। और कहता है कि लेकिन वो रीजन जिस वजह से टेलर सबसे ज्यादा बुरा कैरेक्टर है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि उसके जो स्टेमिना और इंटेलेक्ट के पॉइंट हैं वो 5 से भी कम है। और एक जो एनपीसी फार्मर होता है उसके भी एटलीस्ट 0.5 होते हैं। वो बचपन से ही अपने एक मैजिक फैकल्टी से मैजिक की क्लासेस ले रहा है, लेकिन फिर भी उसका इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा नीचे है। उसी के साथ में ये स्टेमिना के साथ में क्या गलत है। एक नोबल के लिए इतना कम स्टेमिना होना एक लज्जा की बात है। और नहीं, ये सच में मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक थर्ड रेट का विलन है जो कि बस स्टार्टिंग के सिनेरियो में आएगा। उसके बाद में मुझे तो याद भी नहीं है अपनी मेमोरी में कि ये कहाँ पर गया बाद में। लेकिन रुको मुझे रिकॉल करने दो एक सेकंड। हाँ मुझे याद आया, जब गेम की एंडिंग हो रही थी तो उस समय पर क्रेडिट के टाइम पे कोने में मैंने एक बंदा देखा था जो कि बिल्कुल इसी के तरीके दिख रहा था। नहीं, वो भीख मांग रहा था। शिट, ये बिल्कुल भी सरप्राइज वाली बात नहीं है कि एक गुंडा जो कि इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था उसको एकदम स्ट्रीट पर छोड़ दिया गया। यही भी बहुत लकी बात है कि वो जिंदा रह गया। क्या ही किया जा सकता है। आखिर मुझे ये बॉडी क्यों मिलनी थी मैं नहीं जानता, ये सब क्यों हुआ। लेकिन मेरा खुद का एक रास्ता है, तो फिर मैं अपनी एंडिंग को उस बंदे जैसी एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी करके इसको बिल्कुल पलट के रख दूंगा। दिखाया जाता है सीन से टो करके वो एक जंगल में आ जाता है और कहता है कि मैं इस जंगल में इसी वजह से आया हूँ ताकि सभी के सभी जो स्टूडेंट हैं वो मुझको देख ना पाए, क्योंकि सभी लोग देख करके मेरे बारे में बातें कर रहे थे जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। और देखा जाए इस समय पर जिस टाइम की मैं पोजीशन में था वहाँ से आते हुए उसको मैंने पूरे तरीके से समझा। जो टेलर है वो अपनी फैमिली से निकलवा दिया गया है और इस स्टार्टिंग के सिनेरियो में फॉर्चुनेटली वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली से हटाया ही गया है। आखिर वो अपने स्कूल से अभी एक्सपेल नहीं किया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक तुम सेल्वेनिया अकेडमी से ग्रेजुएट हो जाते हो तो फिर तुम्हारा फ्यूचर पक्का ही सिक्योर रहता है। तो फिर मुझे क्या करना है, बस इस अकेडमी से किसी तरीके से ग्रेजुएट होना है और मेरे हिसाब से ये चीज तो मैं आसानी से कर ही सकता हूँ। उसके बाद में मैं एक कंफर्टेबली लाइफ को जीऊंगा जैसे कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में जीत रहा था। तो ऑब्वियसली मेरा गोल क्या होगा, ग्रेजुएशन। वेल देखा जाए तो सबसे बड़ा इस समय पर इशू ये है कि जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो सेमेस्टर के जो इस सेमेस्टर की फीस है वो पहले ही पेड कर दी होगी, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से स्कॉलरशिप को पा पाऊँ तो फिर शायद मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकता हूँ। लेकिन इन स्टैट्स को देख करके लगता है क्या मुझे इसके स्कॉलरशिप मिलेगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। चलो अभी ट्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले जो अर्जेंट चीज है उसके बारे में सोचते हैं। जो चीज मुझे सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो फूड,
क्लॉथ और शेल्टर, खाना और कपड़े, उसी के साथ में मकान। देखा जाए तो फिर कपड़े मेरे पास हैं ही जितने मुझे चाहिए। अब मुझे जो चाहिए वो है फूड और शेल्टर। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास में ना तो सोने के लिए कोई जगह है और ना ही कुछ खाने के लिए खाना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और इस टेलर की अगर देखी जाए इसकी रेपुटेशन के हिसाब से, तो अगर मैं कहीं जाऊंगा भी तो भी मुझे कोई जॉब 2 घंटा नहीं देने वाला है, और मुझे डॉर्मेट्री से भी निकाल दिया गया है, तो मैं वहाँ पर भी नहीं जा सकता हूँ। और शिट, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। लेकिन चलो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर एक झरना है यहीं पे थोड़ी दूर पे ही। तो मेरे हिसाब से अब मुझे क्या करना चाहिए? 10 दिन बचे हैं, जब स्कूल स्टार्ट होगा तो तब तक मेरे हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि मैं इस जो स्कूल है उसको अटेंड करने के लिए उतना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँ। दिखाया जाता है वो मैजिक का यूज कर रहा होता है, विंड ब्लेड, जिसको यूज करके वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और मन में कहता है कि थैंकफुली वो कुछ स्पेल्स का तो यूज कर सकता है, लेकिन ये देखने में जितना ज़्यादा आकर्षक लग रहा है ये उतना तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बार इसका यूज किया हूँ, सिर्फ 15 बार, और इतने बार में ही मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, कुछ कहने को ही नहीं। और एटलीस्ट तुमने अगर मुझे बाहर निकाला था तो कुछ खिला के तो निकालते, ऐसे कैसे कौन निकालता है? क्या मैजिक को यूज करने से भूख ज़्यादा लगती है? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मुझे याद है मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे छोटे पे कहा था कि अगर तुम लकड़ी के बीच का जो हिस्सा होता है उसको निकालोगे, उसको जलाओगे और उसके बाद में खाओगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और वो उसको उठाता है और कहता है कि अगर इसको दूर से देखा जाए तो फिर ये चिकन के ब्रेस्ट जैसा लग रहा है, और उठाता है, उसको खाता है, फिर एकदम बहुत देर से खाना स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होकर के A3 का सीन दिखाया जाता है और कहता है कि आई हेट ग्रैंडपा, तुम सबसे ज्यादा बुरे हो। और बताता है कि 1 दिन तक भूखा रहने के बाद और 2 दिन तक माथा पच्ची करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि लकड़ियों का यूज होना चाहिए घर बनाने के लिए। I mean, एक नंबर का चूतिया है, तुझे 3 दिन लग गए ये सोचने में कि लकड़ियों का घर बनाना चाहिए। और कहता है कि चलो, तो फिर मुझे सबसे पहले एक सपोर्ट बनाना पड़ेगा लकड़ियों का यूज करके। यहाँ पर 4 लकड़ियां हैं, मेरे पास 2 ही हाथ हैं, आखिर मैं इसको कैसे यूज करूँ? ये डेफिनेटली बिल्कुल भी इजी नहीं है। और गिर पड़ता है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा हिम्मत करके उठता है और फाइनली बांध ही देता है। तो कर हर मैदान भाई, कभी भी झुकने का नहीं, मतलब कभी भी हार मानने का नहीं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और कहता है कि तो फिर फाइनली मेरा शेल्टर का जो फ्रेम है वो बन चुका है, अभी भी बहुत ज्यादा दूर जाना है। वैसे मैं जमीन पर नहीं लेट सकता हूँ, तो अपने जितने भी कपड़े होते हैं उनको उसके नीचे डाल देता है और बोलता है कि वेल, ये एकदम खराब ही रहेगा, मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। दिखाया जाता है रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है। फाइनली वो किसी तरीके से अपना शेल्टर बना लेता है, बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है कि पता नहीं मैंने इसको कैसे कर लिया। दिखाया जाता है तब उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिख करके आता है तुमने एक बेसिक वुड का शेल्टर बनाया है, जिसकी जो क्राफ्टिंग डिफिकल्टी थी वो आधा स्टार्ट थी, और इससे तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो बढ़ी हैं, हैंडीनेस, डिजाइन और गैदरिंग एबिलिटी, ठीक है, ये सब बड़ी होती हैं जिनका कोई ज्यादा काम नहीं है, इसमें ही काम आएगा। और बोलता है कि तो फिर ये जो क्राफ्टिंग सिस्टम है ये एकदम से पॉपअप हो गया आते ही जब मैंने इनका यूज किया। और टेलर ने हमेशा ही एक नोवेल जैसी जिंदगी जी है, तो उसे कभी भी पता ही नहीं चला कि वो मैजिक में बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, बल्कि इन कामों में ज्यादा टैलेंटेड लगता है। ओ हाँ, इस समय पर जो हैंडीनेस है उसका मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, और उस हैंडीनेस जो उसे लेवल 1 की मिली होती है उसका यूज करके एक भाला बना देता है और कहता है कि चलो अब कुछ बढ़िया सा खाने के लिए लेने के लिए चलते हैं। और जाता है एक जगह पर जहाँ पे कुछ तालाब टाइप में होता है, वहाँ पर मछलियों को मारने लगता है और कहता है कि मुझे मीट खाना है। और फाइनली उसे 2 मछलियाँ मिलती हैं जिनको वो पकाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि अभी भी 1 हफ्ता बचा हुआ है इसको अपने स्कूल को स्टार्ट होने में, तो फिर मुझे तब तक के लिए होल्ड बैक करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे कि मैं इस समय पर जा रहा हूँ। और खाने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है कि हे तुम, और मेन कैरेक्टर को देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं सर्वाइव करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया। एक लड़की आती है जो कि बोलती है कि तुम एड रोड टेलर हो ना, तो इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बहुत घबराते हुए बोलता है कि ये मेन कैरेक्टर है, पर सभी के सभी मेन कैरेक्टर में क्या मेरा इससे बढ़ना अभी ज्यादा जरूरी था। और पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यही लड़की अपने मेन कैरेक्टर से कहती है कि जल्दी से जल्दी इस अकेडमी से डिसअपियर हो जाओ, इसका नाम होता है प्रिंसेस फोइनिया। और वो बोलती है कि क्या तुम अभी तक इस जगह को छोड़ करके गए नहीं हो? मेन कैरेक्टर बोलता है कि यही बंदा है, यही लड़की है जिसने कि मुझे इस डॉर्मेट्री से निकाला था। और बताता है कि एड रॉड टेलर दो एक विलन है जो कि स्टार्टिंग के ही गेम में स्टार्टिंग में आता है और अपने स्टेटस का यूज करके एमसी की जो चाइल्डहुड फ्रेंड होता है उसको छेड़ता है, तो उसके बदले में उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और एकदम बदले की भावना ले करके जाता है और एमसी के लिए
जो सिल्वेनिया एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ चीजों को बदल देता है। लेकिन उस समय पर ये पकड़ा जाता है एक लड़की के द्वारा जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने आई होती है, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके फोनिया इलियास क्लियोल, भाई बहुत खराब नाम है, जो कि क्लियोल अंपायर की 3rd प्रिंसेस होती है। और वो जो प्रिंसेस होती है उसके पास में एक एबिलिटी होती है इनसाइट, तो वो अपनी इनसाइट एबिलिटी का यूज करती है। और इस इनसाइट एबिलिटी से क्या होता है कि कोई भी उसके सामने झूठ बोलेगा तो फिर वो तुरंत ही उसका झूठ पकड़ सकती है। और उसके बाद में जब रोड टेलर पकड़ा गया तो फिर वो इतनी ज्यादा खराब स्टेट में था तो वो बस दांत खिलाता रह गया और अपने बहाने बनाता रह गया। लेकिन वो सारे के सारे झूठ थे। इस वजह से जो फोनिया थी उसको तुरंत ही सारी चीजें पता चल गई और उसी के साथ में वो अपनी डॉर्मेट्री से फेंक दिया गया। वो लड़की बोलती है कि हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर क्यों, मुझे इससे मिलना क्या जरूरी था। और वो लड़की बोलती है कि तुम कह रहे हो कि जो अकेडमी है उसने अभी तक तुम्हें एक्सपेल नहीं किया है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं डॉर्मेट्री से बाहर निकाल दिया गया हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मैं अपने शब्दों को कम में बोल रही हूँ कि यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे बंदे को यहाँ पर आसपास बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैं सारे के सारे जो भी एकेडमिक डिपार्टमेंट है उनसे पर्सनली जाके बात कर लूंगी कि मैं ऐसे किसी बंदे को अपनी एकेडमी में नहीं रहना देना चाहती हूँ जो कि इतने ज्यादा बुरे काम करता है। वो वहाँ पर सुना रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर अपनी मछली को देखते हुए कहता है कि नहीं, जल रही है मेरी मछली जल रही है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरा कीमती खाना। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जिस समय पर फूड मेरा जल रहा है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस समय पर मेरी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है क्योंकि ये जो लड़की सामने खड़ी है प्रिंसेस फोनिका, इसके पास में इतनी पावर है कि ये मुझे आसानी से एक्सपेल करवा सकती है। तो मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ते हुए खतरनाक तरीके से कहता है कि जो सूरज है अब डूबने वाला है, क्या जो रॉयल्टी आपकी जैसी उसको हेवनली आर्म्ड सोल्जर के साथ में गार्डेड नहीं रहना चाहिए। और सोचा जाए आप जैसी एक नोबल प्रिंसेस वो यहाँ पर आइसोलेटेड मतलब खाली जंगल में अकेले आ चुकी है, तो फिर ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। तो इसको सुनकर के वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमकी दे सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरे पास में कोई भी गार्ड नहीं है तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। तो पक्का ही अब तुम बहुत तेज से पिटाई खाने वाले हो, मतलब इसके बाद में तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या आपका मतलब क्या है, मैं धमकी तो बिल्कुल नहीं दे रहा। और उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं सिंपली आपको थैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो लड़की फिर से अपनी इनसाइट का यूज करती है और देखती है कि वो झूठ तो नहीं बोला है लेकिन मेन कैरेक्टर एकदम सच बोल रहा होता है। इसको सुनकर के वो चौंक जाती है और उस मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर वो सरप्राइज लग रही है। और मेन कैरेक्टर बताता है कि जो रोथ टेलर की फैमिली है वो एक बहुत ज्यादा फेमस और इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, लेकिन असलियत में वो अपने इस नेम का यूज करके सिटीजन को एक्सप्लॉइट करती है और उसी के साथ में जो मानव तस्करी है वो भी करती है, बोले तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट और ह्यूमंस को बेचना। और जो एमजी है वो स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली का कचरा था और उसकी जो फैमिली थी उसका तो मरना तय ही था, लेकिन इस समय पर मैं अपनी फैमिली से निकलवा दिया गया हूँ तो फिर ये मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि अब अगर मेरी फैमिली को मारा जाएगा तो फिर मैं बच करके रह जाऊंगा। भले ही मेरा खाना चल रहा है लेकिन इस समय पर ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मैं इस मैटर को सुलझाऊं क्योंकि अगर प्रिंसेस फोनिया ने मुझे एकेडमी से निकलवा दिया तो फिर मेरा गेम ओवर हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो फिर इस टाइमलाइन के अनुसार देखा जाए तो जब रोड टेलर को निकाला गया था तब से अब एकेडमी का पहला दिन मतलब स्कूल का पहला दिन स्टार्ट होने में लगभग में 1 हफ्ता बचा हुआ है। तो फिर क्या रीजन हो सकता है जिस वजह से प्रिंसेस यहाँ पर आई है और बोलता है कि यहाँ पर आप बिना किसी भी गार्ड के आई हैं, उसी के साथ में आप सिंपल कपड़े पहने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप क्लास प्लेसमेंट टेस्ट के लिए आई हैं। और बताता है कि ये एक टेस्ट होता है जो कि तुम्हें मैजिक फॉरेस्ट में आकर के जो मैजिकल बीट्स होती हैं हिडन उनको ढूंढना होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो प्रोफेसर ग्लास्ट होते हैं उनका टेस्ट बहुत ज्यादा सातिर माना जाता है। ऑफ कोर्स अगर ये नोबल प्रिंसेस फोनिया है तो फिर आप पक्का ही कोई ना कोई बेस्ट क्लास के लिए ही मतलब क्लास ए में ही जाना चाहती होंगी। इसको सुनकर के वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे फिर से अपनी बातों से बदलना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, बस तुम रुको, मैं तुम्हें जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए उतनी जल्दी से जल्दी अगर रिक्वेस्ट करूंगी एकेडमी से कि तुम्हें एक्सपेल करा दिया जाए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन बिना मेरी हेल्प के आप कभी भी क्लास ए में नहीं जा सकती हैं, अगर आपको मेरे जो शब्द हैं वो झूठ लग रहे हैं तो फिर आप मुझे आसानी से एक्सपेल करा सकती हैं। अगर आप लेक की साइड में साउथ ईस्ट की तरफ में जाएंगी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा घास वाला आइलैंड होगा, वहीं पे बीच में एक बड़ा सा ट्री होगा, वहीं पर जाने पर उस ट्री को कहते हैं मेरिल्डा गार्डियन ट्री। उसी ट्री के नीचे आपको एक मेरी तरफ से छोड़ा हुआ प्रेजेंट मिलेगा, प्रेजेंट बोले तो तोहफा। और जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आकर के उस बीट को उठा लेती है और सोचती है कि जो रोड टेलर जिसको कि मैंने 3 दिन पहले देखा था वो पक्का ही एक झूठा और मक्कार इंसान था, मुझे अभी भी उसका खराब सा चेहरा अभी भी याद है, वो सैड रिएक्शन। लेकिन इस समय पर जब मैंने रोड टेलर को देखा वो एकदम डिफरेंट पर्सन था। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है उनका जो क्लास प्लेसमेंट का
ऑब्वियसली जो टेस्ट होता है वो एंड हो जाता है और वहाँ पर जो क्लास होता है वो बोलता है कि जल्दी जल्दी सभी लोग अपने बीट्स को निकालो और सभी लोग अलग अलग बीट्स को निकालते हैं, जिसको देख करके वो बोलते हैं कि तुम जाओगे क्लास एफ में और दूसरी तरफ में जाते हैं और कहते हैं कि ये जो बीट्स हैं जिन लोगों ने ढूंढी हैं वो लोग क्लास ए में पकाए जाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने इसको ढूंढा है वो पहला है जिक्स, दूसरा लोरेटेल और तीसरा बंदा जिसने ढूंढा है जो कि मेरिल्डे जो गार्डियन ट्री था उसके नीचे था। यूजुअली इसके पास में बहुत ज्यादा हाई मैजिक पावर है, जिसने भी इसको ढूंढा है हिडन बीट को वो पक्का ही फर्स्ट नंबर पे होगी, वो टॉप क्लास में आने वाली है। और वहाँ पर हमें वही जो प्रिंसेस होती है उसको दिखाया जाता है, लेकिन वही सीन शिफ्ट हो जाता है, तुरंत ही नाम नहीं लिया जाता है, सीन शिफ्ट हो जाता है और अपना मेन कैरेक्टर जो कि कहता है कि मेरी सारी मछली पूरे तरीके से जल चुकी है, अब मेरे हाथों में इतना भी दम नहीं बचा है कि मैं भाले का यूज करके दोबारा से मछली पकड़ पाऊँ। और एक फिशिंग रॉड को बनाता है और कहता है कि जो प्रिंसेस एलियास क्लोएल है उसका पूरा नाम है प्रिंसेस फोनिया का, वो बोलता है कि वो जब जवान थी तो स्टार्टिंग में ऐसा सोचा जाता था उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है और बहुत ज्यादा छोटे से ही उसको ऐसे मतलब बहुत मासूम टाइप में समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता उसने अपनी इंसाइट को बढ़ा लिया जिससे वो किसी भी इंसान के सच या झूठ को आसानी से पकड़ सकती थी। इस वजह से कोई भी उसको बिल्कुल आसानी से धोखा नहीं दे सकता है। इस वजह से यहाँ पर मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं थी उसको एक सही इन्फॉर्मेशन देने के अलावा, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो जो बीड है वो प्रिंसेस ले जा करके उनको दे देगी और क्लास फर्स्ट में चली जाएगी। लेकिन क्या रीजन है जिस वजह से पिछली जिंदगी में जो प्रिंसेस थी उसको प्रिंसेस ऑफ लव कहा जाता था? क्या आप लोगों को पता है? भले ही वो क्लास एफ में गई हो लेकिन फिर भी उसके बाद में भी उसे प्रिंसेस ऑफ लव कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से नहीं था कि क्योंकि ये एक कुछ आपके लिए स्टैट्स है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो इस वजह से था क्योंकि वो हमेशा ही राइटियसनेस के पाथ पर चलती रहती थी। लेकिन अगर देखा जाए अगर अभी उसने उस बीट को ले लिया और क्लास ए में चली गई तो फिर जो सारे का सारा स्टोरी का सिनेरियो है पूरे तरीके से टूट जाएगा। और भले ही मैं इस समय पर बच जाऊं एक्सपेल होने से, लेकिन उस समय पर मेरी सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में होगी वो यूजलेस हो जाएगी। तो फिर मैं जानता हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ पता है क्योंकि वो प्रिंसेस ऑफ लव है। और दिखाया जाता है लास्ट में जो टीचर नाम लेता है वो लेता है लूसी मैरियल, जो एक लड़की होती है और वो सो रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो फ्यूचर है वो अभी भी चेंज नहीं होगा। और दिखाया जाता है पहले का सीन जहाँ पर प्रिंसेस जब उस ट्री के नीचे आई होती है और उस बीट को उठाती है और कहती है कि रोड टेलर ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, और लेकिन फिर भी ये एक तोहफा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर क्यों प्रिंसेस फोनिया हमेशा ही अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रहती हैं? ये इस वजह से क्योंकि जब भी उसकी आइडेंटिटी पता चलती है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो खुद को प्रूव करना चाहती थी और वो जानती थी कि अगर उसने उस बीट को ले लिया तो फिर वो जो उसकी बीट को ढूंढने में लगी जो ताकत होगी वो उसकी तो बिल्कुल नहीं होगी, वो किसी की मदद से वहाँ पर जा पाएगी। तो इस वजह से उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो हमेशा ही राइटियसनेस के पाथ पर चलने वाली है। मैंने बस प्रिंसेस की तरफ एक बेट लगाई थी और मेरे हिसाब से ये चीज एकदम सही है क्योंकि अब जो प्रिंसेस है वो ये सोचेगी कि मैंने एकदम सच बोला तो फिर वो जा करके मुझे कम से कम एक्सपेल्ड तो बिल्कुल भी नहीं कराने वाली है। और सेकंड चीज वो ये होने वाली है, दिखाया जाता है प्रिंसेस जो कि मुक्का मारती है और बोलती है कि जो रोड टेलर था उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। एल रोड टेलर तुम बस इंतजार करो, मैं तुम पर पूरे तरीके से नजरें गड़ा करके रखूंगी। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब जो प्रिंसेस है अब कुछ भी नहीं कर सकती है। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को फाइनली एक मछली मिल जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है स्कूल के लिए और बताता है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ तो उस हिसाब से अगर मुझे स्कूल पर टाइम पर पहुँचना है तो फिर मुझे सुबह जल्दी ही उठ के दौड़ लगानी पड़ेगी, तभी मैं स्कूल पर पहुँच पाऊंगा। और एक जगह जाकर के रुक जाता है और कहता है कि फाइनली मैं वापस आ गया, शहर में आ जाता है और भाई सब क्या मस्त नजारा होता है। बताता है कि मैं सेल्वेनिया अकेडमी में आ चुका हूँ। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है उनकी अकेडमी का सीन जहाँ पर अकेडमी में सभी के सभी बच्चे बैठे होते हैं कुर्सियों के ऊपर और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आज अपनी ओपनिंग सेरेमनी है तो आज एंजॉय करिए खाना को। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जिसके के बारे में लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज मुझे बहुत दिन बाद खाना खाने को मिला है, तो बस मुझे खाना खाने दो। और भाई साहब इतनी प्लेटें खाना खा ली होती है ना, क्या बताएं, कुछ कहने को नहीं। और सभी के सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो गोल है इस समय पर ग्रेजुएशन है। एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी की कुछ लड़कियां अलग अलग बातें कर रही होती हैं। वहीं पर एक पिंक बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़कियां बातें करके कहती हैं कि चलो हम लोग इसके बारे में बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले कुछ खाने के लिए चलते हैं। वही जो पिंक बाल वाली लड़की होती है वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब चीज है, वो बंदा एकदम पूरे तरीके से पहले से अलग लग रहा है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं अब ये इच्छा करता हूँ कि अब आगे सारी की सारी चीजें नॉर्मली ही बीते, कुछ भी मेरे लिए डिफिकल्ट ना हो। और बताता
बताता है कि आज सेल्वेनिया अकेडमी में मेरा पहला दिन है। दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर जो लेक्चरर होते हैं वो लेक्चर दे रहे होते हैं। फिर हमें डीन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि इस पहले दिन ही मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल एक्सपेल होने ही वाला था और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो फोनिया है वो डीन को मेरे बारे में बताएगी जा करके। देखा जाए उस बुढ़े के चेहरे को देख करके जो स्माइल उसके चेहरे पे थी तो ऐसा तो नहीं लगता है कि प्रिंसेस फोनिया ने उससे कुछ भी मेरे बारे में बुरा कहा है। एनीवे मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस सिचुएशन को अवॉइड कर पाया हूँ। तो फिर चलो अब से केयरफुल रहते हैं और ओरिजिनल स्टोरी से दूर रहते हैं ताकि ओरिजिनल स्टोरी बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। और बताता है कि जो मेरी सर्वाइवल स्किल उसी के साथ में जो मैजिक स्किल है, सर्वाइवल स्किल वही जैसे कि वो भाला वाला बना रहा है तो उसे कुछ स्किलें मिल रही हैं तो वही सर्वाइवल स्किल है। तो कहता है कि ये जो सर्वाइवल स्किल उसी के साथ में ये जो मैजिक स्किल है, अगर मुझे इनको एक साथ सही तरीके से यूज करना है तो मेरे लिए सबसे अच्छा वेपन रहेगा एरो। और एरो का यूज करके एक खरगोश को मार देता है और कहता है कि देखा जाए मेरी जिंदगी के बारे में तो फिर मैं आगे जाकर के अपनी सर्वाइवल स्किल को बढ़ा करके बहुत अच्छे एरो को बना सकता हूँ। उसके बाद में मैजिक का यूज करके उन पर स्पिरिट और मैजिक फॉर्मूलों को भी लिख सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और सामने की तरफ देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है। सामने एक लड़की दिखाई जाती है जिसके बाल भी पिंक होते हैं। आई थिंक ये वही लड़की है लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मेन कैरेक्टर उसको देखता है और कहता है कि जेनिका फेलवर। और वो लड़की भी अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम वही अमेजिंग बंदे हो जिसके की बारे में मेरिल्डा बात कर रही थी। और एकदम से मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है। मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है कि आखिर वो उस जगह से एकदम से मेरे पास कैसे आ गई। वो लड़की बोलती है कि तुम एड रोथ टेलर हो है ना, मैं जेनिका फेलवर हूँ। तो इसको जेनिका बुलाते हैं। तो जेनिका बोलती है कि ये मैं भी सेकंड ईयर में हूँ बिल्कुल तुम्हारे तरीके, तुम मुझे जेनिका बुला सकते हो। क्या तुम सरप्राइज हो क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। वैसे तुम्हें देख सकते हो कि ये जो कैरेक्टरी है ये एक हाई रैंकिंग स्पिरिट मेरिल्डा के नीचे आती है और मैंने सारी की सारी चीजें तुम्हारे बारे में उससे ही सुना। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तो तुम ये बोल रही हो कि ये जो मास्टर थी फॉरेस्ट की उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया। तो इसको सुन करके जेनिका भी बोलती है कि जो मेरिल्डा है वो दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा घुसना पसंद करती है। वैसे ही इसी वजह से वो आसपास की जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से अटेंशन रखती है। ये ऑब्वियस है तो वो तुम्हारे जैसे एक अनवांटेड विजिटर को भी देख लेगी। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या अनवांटेड विजिटर? ओ एक सेकंड, शायद से मैं सच में हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एनिमल को मारा, उसके बाद में बहुत सारे पेड़ भी काटे, तो मैं एक अनवांटेड विजिटर तो हूँ ही। और एकदम डरा हुआ चेहरा बना लेता है। तो इसको देख करके जेनिका बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये एकदम नेचुरल है कि जो जीव होते हैं वो दूसरे जीव को मार के खाते हैं। मेरिल्डा ऐसी बातों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ देखते हुए शर्माते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से एक जो बड़ा भेड़िया भी होता है उसके पास में भी एक प्यारा सा सॉफ्ट दिल होता है। जेनिका मेन कैरेक्टर की तरफ में देखती है और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और चलो ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्या ये क्यूट नहीं है? और अपने हाथों को आगे कर देती है और कहती है कि मैंने इसके साथ में तुरंत ही कांटेक्ट बना लिया जैसे ही मैंने इसको देखा। क्या तुम इसको टच करना चाहोगे? तो मेन कैरेक्टर उसकी तरफ में देखता है और कहता है कि एक कॉन्टेक्टेड स्पिरिट, क्या ये एक स्पिरिट है? और बोलता है कि अगर मैं जेनिका के साथ में फ्रेंड बनना चाहता हूँ तो फिर मुझे कुछ नहीं, उसके साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। और बोलता है कि मैं नहीं जानता, मुझे कोई भी स्पिरिट नहीं दिख रही है या फिर मेरे हिसाब से मैं स्पिरिट को देख ही नहीं सकता हूँ। तो वो जेनिका भी बोलती है कि क्या तुम स्पिरिट्स को देख नहीं सकते हो? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं नहीं देख सकता हूँ। एनीवे मैं यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए आया था तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उधर से जाते हुए बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर ओरिजिनल स्टोरी लाइन को फॉलो करूंगा तभी मुझे अपनी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसका एडवांटेज मिल पाएगा। क्योंकि जो जेनिका फेलवर है वो कोई ऐसी बंदी है जो कि ओरिजिनल स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वो कोई ऐसी नहीं है जिससे कि मुझे क्लोज जाना चाहिए। तो फिर मैं उससे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। वो लड़की उसको जाते हुए देखती है और एकदम से अपने एक्सप्रेशन को बदल लेती है, पुरानी बात को याद करती है और बोलती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने बताया था मेरिल्डा। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके पीछे एक भेड़िया और एक चमगादड़ जैसा स्पिरिट आ जाता है। वो लड़की बोलती है कि चाहे जितना भी मैं इसके बारे में सोच लूं, मुझे लगता है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। आखिर वो कौन था? और उसके अलावा मैंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसके सामने बात करने की कोशिश करी लेकिन उसने क्या जवाब दिया? हाँ। आखिर उस हाँ का क्या मतलब हो सकता है? ये चीज मुझे परेशान कर रही है। वेल ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इसके बारे में दोबारा मिलने नहीं वाले हैं क्योंकि अब मैं जब भी चाहूँ उसको कभी भी ढूंढ सकती हूँ। और मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरे शेल्टर और उसी के साथ में जो स्कूल का डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी पास नहीं है। मुझे सुबह सुबह उठ करके एकदम जल्दी भाग करके स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन इसके कारण मेरे जो स्टैट्स हैं वो भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। और अगर तुम अच्छे तरीके से नोटिस करो तो फिर यहाँ पर एक कोई है जो कि अपने मेन कैरेक्टर को छुप करके देख रहा है। वहीं पर स्कूल में भी दिखाया जाता है वही पिंक वाली लड़की मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती है। और मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं स्कॉलरशिप चाहता हूँ तो फिर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। और बताता है कि मैंने एक पत्थर
के ऊपर एक पैनी लकड़ी का यूज करके उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया और उसी के साथ में मैंने कुछ लोगों की जो अकेडमी से मिलने वाली लाइब्रेरी से जो बुक होती थी उनको कॉपी कर लिया। मतलब सोच रहे कितना ज्यादा अपना मेन कैरेक्टर एफर्ट कर रहा है। और बताता है कि उसी के साथ में जब मैं घर पे पहुंचता था तो मैं अपने कपड़ों को डेली वियर के लिए, डेली पहनने के लिए अच्छे तरीके से धुल देता था। और अब तुम सोचोगे इसके बाद में मेरे पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रात में मुझे देखना पड़ता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ है या फिर नहीं, या फिर मेरे पास फायरवुड है या फिर नहीं, और मुझे आसपास की सारी जगहों को चेक करना पड़ता है। मैं कुछ 4 घंटे शायद से ही सो पाता हूँ, लेकिन ये चीज मुझे परेशान नहीं कर रही है। जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो है, और बोलता है कि है आखिर तुम कितने लंबे समय तक मुझे फॉलो करने वाली हो। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में तो पता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा अगर मुझे इसके बारे में नहीं पता होगा, और एकदम खतरनाक से चेहरा बनाते हुए बोलता है कि क्या क्या तुम्हें पता नहीं है आखिर मैं कौन हूँ। मैं हूँ एड रोथ टेलर, एक ऐसा बंदा जो कि सबसे बड़ा गुंडा है, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, सबसे बुरा गुंडा एड रोथ टेलर। आखिर तुम मेरे आसपास क्यों घूम रही हो। इसको सुनकर के जेनिका बोलती है कि वेल ये दूसरे लोग समझते हैं, है ना, और मेरे हिसाब से मैं तो तुम्हें अभी बिल्कुल जानती भी नहीं हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, जेनिका फेलवर एक बहुत ज्यादा काइंड कैरेक्टर है। वो देखने में बहुत ज्यादा कोमल और एक बुद्धू कैरेक्टर लग सकती है बाहर से, लेकिन असलियत में वो बहुत ज्यादा माइंडेड है। लेकिन देखा जाए मैं जानता हूँ कि आखिर फ्यूचर में उसके साथ में क्या होने वाला है, तो फिर मैं उसकी इस चेहरे पर जो स्माइल है उसके ऊपर बिल्कुल भी गिर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो जेनिका फेलवर है वो एक्ट 1 की, मतलब पहले एक्ट की बिल्कुल फाइनल बॉस है। तो फिर वो एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि रोथ टेलर को देख के हंसती है, उसके अलावा और कोई रोथ टेलर को देख करके स्माइल बिल्कुल भी नहीं देता है। तो फिर मैं ऐसा इतना लंबे दूर तक जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे इसको दूर करने के लिए कहना ही पड़ेगा। और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा लगता है कि हम लोग को डेस्टिनी ही मिलाना चाहती है, क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकती हो। इसको सुनकर के जेनिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ एक फेवर, हाँ क्यों नहीं। कैरेक्टर बोलता है कि जैसा कि तुम देख ही सकती हो मैं एकदम पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, अपनी फैमिली से निकलवा दिया जा चुका हूँ और मैं बहुत ज्यादा तंगी में हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े से रुपए दे सकते हो। इसको सुनकर के वो एकदम पत्थर की मूर्ति बन जाती है। कैरेक्टर बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें वो वापस नहीं देने वाला हूँ, ऐसा ही तो दोस्त होते हैं जो कि रुपए उधार देते हैं। आखिर तुम्हारे पास में कितने रुपए हैं। मेन कैरेक्टर बताता है कि हर साल जेनिका को स्कॉलरशिप मिलती है इस वजह से क्योंकि वो एक टॉप क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन ये चीज उसकी एक्सीलेंस को नहीं दिखाती है। जो चीज उसकी एक्सीलेंस को दिखाती है वो ये है कि वो उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, और उसी के साथ में अगर उसको स्कॉलरशिप ना मिले तो फिर वो अपनी ग्रेजुएशन, हायर ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएगी और आगे स्कूल में इनरोल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जेनिका गरीब है तो उसकी वीकनेस है रुपया रुपया। और जो जेनिका होती है वो एकदम पत्थर बन के टूट जाती है और बोलती है सॉरी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसी के साथ में जेनिका फेलवर की कहानी खत्म होती है और 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं किसी और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता हूँ। चलो आपसे केयरफुल रहते हैं ताकि जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। और जाता है अपनी कुटिया में और बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि व्हाट द फक, आखिर ये क्या बकवास है। और जो अपना राइटर होता है वो बताता है कि अगर सच बताऊं तो इस समय पर रोथ टेलर जिस वजह से घबराया हुआ है वो कारण है क्योंकि इस समय पर उसके सामने जो कैरेक्टर है उसकी प्रेजेंस जेनिका से भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसी कैरेक्टर जिसकी की रिस्पेक्ट हर क्लासमेट इवन की प्रोफेसर भी करते हैं। एक रेयर जीनियस मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, इस फील्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया की लड़की लूसी मेरियल। ये वही लड़की होती है जिसने वो वाला लास्ट वाला बीट होना होता है और वो लड़की उठने लगती है, थोड़ी अंगाई लेती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, आखिर वो यहाँ पर क्यों सो रही है। नहीं, इवन वो यहाँ पर माउंटेन में क्या करने आई है, और मुझे ओरिजिनल स्टोरी लाइन को भी देख करके चलना है, दूर रहो दूर रहो। तभी वो लड़की बोलती है कि हे तुम बहुत ही ज्यादा लाउड हो जिस वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ आखिर मैंने क्या ही किया। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं तुम नहीं, मैं उस लोमड़ी की बात कर रही हूँ जो कि पीछे है, भेड़िया आई मीन, और भेड़िया की बात कर रही हूँ जो कि मैं तुम्हारे पीछे है, तो एकदम बिल्कुल घर के बराबर उसकी हाइट है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, और वो लड़की मेन कैरेक्टर के पीछे कुछ अटैक टाइप में करती है और बोलती है कि वो लगातार तुमसे बोल रही है कि किसी न किसी दिन एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हें जेनिका को किसी भी हालत में बचाना ही पड़ेगा। दिखाया जाता है पीछे की तरफ में सच में एक भेड़िया आ जाता है, सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बताता है कि जो लूसी थी वो मेरे कैंप में 2 दिन तक रुकी और मेरे हिसाब से इस चीज से ओरिजिनल स्टोरी पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा ना। और कहता है कि उसके बाद में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी ये रियलाइज करने में कि मैंने ये जो सोचा था कि लूसी 2 दिन मेरे यहाँ पर रही तो इससे कोई भी ओरिजिनल स्टोरी पर फैक्ट कुछ भी नहीं बदलेगा, तो ये चीज मेरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। दिखाया जाता है हम लोग को ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग का सीन, वहाँ पर एक ट्रेनिंग हो रही होती है। मेन कैरेक्टर बताता है ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग, ये एक 1-on-1 लड़ाई होने वाली है। इसमें जो कैडेट्स हैं वो एक दूसरे से लड़ेंगे
उसी के साथ में उनके जो वेपन है उनको फेंक दिया जाएगा ताकि किसी को ज्यादा चोट ना लगे। और अलग अलग लोगों के नाम बताता है, मतलब जो भी फेमस वाले होते हैं उनका नाम बताता है, और कहता है कि अगर मैं सबके नाम बताने बैठूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है प्रोटैगनिस्ट फायरिंग स्वॉर्ड्समैन का। इसका नाम है टेलर। अपने मेन कैरेक्टर का नाम है रोथ टेलर और इसका नाम है टेलर। मेन कैरेक्टर इसको समझ के खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या टेलर का अब अगला मैच होने वाला है, चलो देखते हैं। मैंने ज्यादातर जो भी मैच थे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि आखिर कौन ही जीतने वाला है। सभी के सभी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से जीतेंगे सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़कर। तभी पीछे से आ जाती है जेनिका वेलवर। मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ ये लड़की है जो कि सेकंड ईयर से जीतेगी। वेल मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अभी भी मेरे सामने इतना हंस करके आ रही है, जबकि मैंने उससे रुपए के लिए पूछा था। क्या उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? और वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने जो मैच की लिस्ट है उनको देख लिया है? मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो लूसी है वो कैट की फैमिली से आती है और ये जो जेनिका है वो कुत्तों की फैमिली से आती है, आई मीन डॉग की फैमिली से। उसका कहने का मतलब ये है कि जो बिल्ली होती है वो बहुत ज्यादा इठला के चलती है, एकदम उबासी में रहती है और अपने काम से मतलब है और किसी से नहीं। और कुत्ते क्या होते हैं, तुम हिलाते हिलाते पीछे चले आते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ कहना चाहता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं लिस्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? आखिर ऐसा क्यों? क्या तुम अपने मैच के बारे में बिल्कुल भी जानना नहीं चाहते हो? मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको एक मिनट, मुझे भी फाइट करनी पड़ेगी? मैं तो भूल गया क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में जो रोथ टेलर था वो पहले ही एक्सपेल करवा दिया गया था, तो मुझे नहीं पता है कि उसका अपोनेंट कौन होने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तभी एकदम से वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है टेलर, वो आ जाता है लड़ने के लिए और कहता है कि मैं अपनी पूरी एबिलिटीज के साथ में लड़ाई करूंगा। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय पर जिस पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है वो है टेलर, क्योंकि देखा जाए तो फिर ये जो पूरी दुनिया है सिर्फ और सिर्फ टेलर के आसपास ही घूमने वाली है। और मैंने टेलर के साथ में सबसे ज्यादा बुरी से बुरी और सबसे ज्यादा अच्छी से अच्छी इंप्रेशन छोड़ने वाली एंडिंग को देखा है। तो फिर मैं उसकी पूरी जर्नी को काउंटलेस बार देख चुका हूँ। उन सभी के सभी जो काउंटलेस रास्ते मैंने देखे थे उनमें से एक भी रास्ता नहीं था जो कि बिल्कुल भी कठिन ना हो। लेकिन उसके बाद में भी जो टेलर था वो आगे बढ़ा और इस दुनिया को बचा पाया। मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम अपने मेन कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर बोलेंगे, उसको टेलर बोलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि रोथ टेलर इसमें बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है और टेलर से बोलने में आसानी हो रही है, ठीक है? तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी पे ज्यादा ध्यान दूंगा, लेकिन फिर भी टेलर तू मेरा प्यार है, मैं तुझे जरूर चेंज करूंगा। और भाई दादे आखिर किसका मैच होने वाला है? तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो रोथ टेलर है उसका मैच लूसी मैरियाल से होने वाला है। लूसी वही जो कि अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ पर रुकी थी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या एक सेकंड, लूसी है कहाँ? दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर लूसी आराम से नींद मार रही होती है, उठती है और वहाँ पर स्टेज पर जाती है। मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो टेलर है वो इस दुनिया का प्रोटैगनिस्ट जो कि हमेशा से एक स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए ही जन्मा है। उसने कभी भी जिंदगी में एक स्वॉर्ड को नहीं पकड़ा था, लेकिन जब वो अपनी पहली बार स्वॉर्ड को घुमाएगा तो फिर वो लूसी का जो लाइटनिंग मैजिक होगा उसको आसानी से काट देगा। उसके बाद में जो लूसी होगी वो, क्योंकि उसको चोट लगने वाली होगी इसी वजह से, उसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, तो फिर वो बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस के कारण एक लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करेगी जो कि इंटरमीडिएट लेवल की लाइटनिंग स्ट्राइक होगी। और उस समय पर जो टेलर होगा वो पूरे तरीके से ओवर पावर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो जो वो थी मैजिक स्पेल वो एक इंटरमीडिएट लेवल की थी। लेकिन लूसी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी क्योंकि उसने एक इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक का यूज किया होगा। उसके बाद में जो टेलर होगा उसको बहुत सारा सम्मान मिलेगा लूसी को पहली बार हराने की वजह से। ये एक लेजेंडरी सीन था, मैं इसको मिस नहीं कर सकता हूँ। जो रेफरी होता है वो चिल्लाता है कि चलो मैच को स्टार्ट करो, तो जो टेलर होता है आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन लूसी दूर से ही एकदम से अटैक करती है जिससे टेलर की हालत ऐसे ही खराब हो जाती है, जिसको देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। लूसी अभी भी आगाही ले रही होती है। सभी लोग बात करने लगते हैं कि क्या ये खत्म हो चुका है? मुझे लगता है कि तुम उससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हो, क्योंकि इस बार जो क्लास 1 है एकदम टॉप क्लास की है और ये भी कोई सोचने वाली बात नहीं है कि तुम अपने खाली हाथों से कैसे ही एक मैजिशियन से लड़ सकते हो। और मेन कैरेक्टर बताता है कि जो टेलर मैकलोर था उसकी जिंदगी शुरू से ही बहुत ज्यादा मुसीबतों से बीती। एक देश का बंदा जो कि शुरू से ही एक फेलियर रहा। उसके बाद में जब वो अपने स्कूल में गया तब भी उसे कुछ अच्छे ग्रेड नहीं मिले। उसके बाद में वो एक इतना बड़ा फेलियर था कि उसको किसी ने भी एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन उस समय पर, जिस समय पर सभी लोगों ने सोच लिया था कि मैच खत्म हो चुका है, उस इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन में जहाँ पर सभी लोग उसके लिए, जो मैकलोर था उसके लिए थू कर रहे थे, उस समय पर जो मैकलोर था उस इतने ज्यादा दुख के समय में भी बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी आंखों को नहीं खोता है और एकदम से उड़ जाता है, तलवार को इस बार उठा लेता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि हाँ मैन यू कैन डू इट। और जो टेलर होता है वो एकदम लूसी की तरफ में अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लूसी भी चौंक जाती है। मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब जो लूसी है वो लाइटनिंग मैजिक का यूज करेगी। लेकिन मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और कहता है कि हाँ, दिखा जाता है वो जो लड़की होती है वो अपने सामने विंड मैजिक की शील्ड बना लेती है, जिसको जैसे बहुत ज्यादा तेज से
हवा निकलती है और जो मैकलॉर होता है वो बहुत तेज से चिल्लाता है और उसके सामने एकदम से एक शेर जैसा दौड़ते हुए फिगर बनता है और वो उस हवा के साथ में पीछे अपने मेन कैरेक्टर के बगल से जाता है और एकदम चुन जाता है दीवार में। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या लाइटनिंग मैजिक, क्या उसने लाइटनिंग मैजिक का यूज नहीं किया बल्कि विंड मैजिक क्या किया, आखिर इसका मतलब क्या है। और फाइनली अनाउंस हो जाता है कि जो लूसी मेरियाल है वो जीत चुकी है और जो टेलर है वो हार चुका है। मेन कैरेक्टर एकदम सदमे में हो जाता है और देखो आप समझ में आया कि वो क्यों कह रहा था कि जो लूसी 2 दिन रही, तो इस चीज से मुझे अब ये पता चला कि आखिर रिग्रेट क्यों हुआ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, मैं डेफिनेटली उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। दिखाया जाता है परफेक्शन ऑफ द विंड, वो जो शेर जैसा आकृति बनी होती है मतलब भेड़िया जैसी, क्योंकि ये वही है मेरिल्डा, ठीक है, वही विंड स्प्रिट थी। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एक ऐसा मैजिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब तुम किसी हाई लेवल के विंड स्प्रिट यानी कि मेरिल्डा से जब तुम कांटेक्ट बनाते हो। और वैसे यहीं से जो मतलब अपना दूसरा वाला मेन कैरेक्टर है बोले तो टेलर मैकलॉर, उसका नाम चेंज करके टेरी रख दिया गया, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, ये राइटर चूतिया है, कहीं टेलर रख देता है, कहीं तेली रख देता है, कहीं फेलवर रख देता है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख रहा है, प्रिंसेस फोनिया, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। चलो क्या ही किया जाए, अपन लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको तेली तो नहीं बुलाने वाला हूँ। पता चले मैं बोलूँ कि तेली ने टेलर के मुक्का मार दिया, ये कुछ कहीं सुनने में कहीं अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, घंटा नहीं बोल रहा। इसकी जगह उसका नाम मैकलॉर लेते हैं, ठीक है, मैकलॉरेन, ठीक है, अपनी मस्त गाड़ी का नाम उसको बना देते हैं। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है टेलर, वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो लड़की बोलती है क्या तुम मुझे जर्की दे सकते हो। वैसे जर्की का अगर बताएं तो सूखे मीट को कहते हैं, ठीक है, और जर्क माने कमीना भी होता है, जस्ट फॉर योर कॉमन नॉलेज, ठीक है। तो बताता है मेन कैरेक्टर की जैसा कि ये सिनेरियो चलने वाला था रियल स्टोरी में, उसमें मेरिल्डा और जो लूसी थी उनका एक साथ बिल्कुल भी मिलना होने नहीं वाला था, क्योंकि जो लूसी थी वो मेरी तरफ में आई थी, इस वजह से उसने मेरिल्डा के साथ में कांटेक्ट बना लिया। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो अगला मैच है वो रोथ टेलर और उसी के साथ में प्रिंसेस फोनिया के खिलाफ होने वाला है। सामने से प्रिंसेस फोनिया भी आ जाती है, वो बोलती है कि तुम रोथ टेलर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तब तक अपना टेलर वो भागते हुए जाता है और कहता है कि मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैकलॉर था उसको पक्का ही जीतना चाहिए था और उसको इससे कॉन्फिडेंट आता कि वो स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन आखिर हुआ क्या, वो मेरी वजह से हार गया, क्योंकि मैं यानी कि एड रोथ टेलर वो इस सिलेवेनिया एकेडमी में तो एकदम से नई एग्जिस्टेंस आ गया। तभी पीछे से मेन कैरेक्टर उसको जाते हुए देखता है मैकलॉर को और कहता है कि मुझे नहीं पता है कि इसका कुछ मतलब होने भी वाला है या फिर नहीं, लेकिन मैं शांति में बैठे हुए तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। और चिल्लाता है कि हे मैकलॉर भी रुक जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे जो सभी के सभी प्रयास जो भी तुमने करे हैं वो तुम्हें पक्का ही वापस लौट करके आएंगे, तुम्हें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है और शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि अगर जो मैकलॉर है उसका दिल टूट गया तो फिर ऐसा एक बहुत बड़ा हाई चांस हो जाएगा कि मुझे आगे जाकर के अंत में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने पड़ेंगे। और चिल्लाता है कि तुम्हें बिल्कुल प्राउडली चलना पड़ेगा, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, बस बात ऐसी है जो अपोनेंट तुम्हारे सामने था वो तुम्हारे मैच का था ही नहीं, तो अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मत समझो। और अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज्यादा गलत होगा कि अगर मुझे बहुत ज्यादा हार्ड काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हार्ड काम मैं करूंगा तो फिर तुम क्या करोगे, सारे काम तुम्हें ही करने हैं, प्लीज मुझे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। और फिर सीन शिफ्ट होकर के हम लोगों को जो होती है प्रिंसेस फोनिया उसके बारे में बताया जाता है कि जो प्रिंसेस फोनिया की इनसाइट एबिलिटी थी उसको सबसे पहले जो एम्परर क्लियोल थे उनको पता चला था। वैसे ये जो एबिलिटी है वो भगवानों के द्वारा दी हुई नहीं है, बल्कि ये जो एबिलिटी है ये जो प्रिंसेस फोनिया है उन्होंने खुद ही डेवलप करी है। वो एक ऐसी जगह पे रहती है जिसको कि तुम एक डार्क एबियस समझ सकते हो, वहाँ पर उसने अपने आप ऐसे सेंस को बना लिया अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ये इसी वजह से क्योंकि जो प्रिंसेस फोनिया थी वो अपनी एबिलिटीज के बारे में कॉन्फिडेंट हो पाए। यहाँ पर बहुत सारे एबियस में मॉन्स्टर होते हैं जो कि प्रिंसेस फोनिया की तरफ में बहुत ज्यादा बुरे तरीके से देखते हैं और प्रिंसेस फोनिया उनके सबके बारे में जानती है, लेकिन फिर भी जो प्रिंसेस ऑफ लव है वो हमेशा ही कभी भी ये ऐसे जीती है जैसे कि उसको ये सब पता ही नहीं है कौन उसके खिलाफ क्या क्या स्कीमें कर रहा है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर प्रिंसेस फोनिया के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ा इजी ही जाना। और प्रिंसेस फोनिया भी कहती है कि हाँ तुम भी मुझ पर इजी ही जाना। और सभी लोग बात करने लगते हैं कि क्या तुमने सुना आखिर जो वो बंदा था मतलब टेलर वो मैकलॉर पर कैसे चिल्ला रहा था, वो सच में बहुत ज्यादा ढीठ इंसान है। वाह, क्या उसने ये इस वजह से किया ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके कि सच में मुझे ऐसा लगा नहीं था। और वो बंदा पक्का ये इसी वजह से कर रहा होगा ताकि वो सबको दिखा सके कि उसने अपने ही दुश्मन को चीयर किया ताकि सब लोग उसको एक अच्छा बंदा समझे। सच में ये तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, वो बंदा सच में शुरू से ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। और प्रिंसेस भी इसको सुन करके अपने मन में कहती है कि इन सभी लोगों के जो शब्द हैं वो एकदम सही हैं, क्योंकि जो एड रोड टेलर था उसने
अपनी पोजीशन का यूज करके जो मेन कैरेक्टर था मैकलोर, उसकी जूनियर को पहले बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया और जब वो चीज भी काम नहीं आई तो फिर उसने मैकलोर के जो टेस्ट में बदलाव कर दिए। लेकिन फिर उस समय भी वो पकड़ा गया और वो पक्का ही ये चीजें पहले उसके साथ ऐसी ही थी। लेकिन वो क्या चीजें सब कुछ सही थी? नहीं, उस समय पर वो जो डेस्परेशन उसके चेहरे पर दिख रही थी वो बिल्कुल ही असली थी। वो इतना ज्यादा परेशान था जैसे कि वो खुद चाहता हो कि वो जीतता पक्का ही। और वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि चलो कॉम्बैट को स्टार्ट करो। सामने से प्रिंसेस बोलती है कि एड रोथ स्टेलर, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। अब मैं इस डुअल्स के बाद में सारी की सारी चीजों को एकदम क्लियर करने वाली हूँ इस डुअल में ही। चलो मैं अटैक करने वाली हूँ। और अपने मन में कहती है कि चलो पहले अटैक करते हैं। और अपने मन में सोचती है कि जो रोथ टेलर है वो फायर और विंड मैजिक का यूज करता है, तो आखिर देखते हैं कि वो कैसे अटैक करने वाला है। क्या वो लगातार 2-3 मूव हम एक दूसरे के साथ में लड़ाई करेगा या फिर बहुत ज्यादा लंबा बैटल लेके जाएगा? चलो देखते हैं। कम से कम मुझे ये तो पता चल जाएगा कि आखिर ये जो बंदा है ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस है, तो कम से कम मुझे कुछ तो इसके बारे में पता ही चल जाएगा अगर ये कुछ भी एक्ट करेगा। लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ करता ही नहीं है, जिससे वो एकदम पानी के एक ही अटैक में गिर पड़ता है जाकर। प्रिंसेस भी देख करके चौंक जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं हार गया, तो प्रिंसेस बोलती है कि हाँ आखिर तुमने क्या कहा? और अपने मन में कहती है कि उसने इवन की जो सामने से वाटर बॉल अटैक आ रहा था उसको रोकने की जरूरत तक नहीं करी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो इतनी आसानी से हार जाए। सभी के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि वाह, ये तो जो मैकलोर था उससे भी खराब था। वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कूल एक्ट कर रहा था लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हिट में हार गया। प्रिंसेस आप सच में बहुत ही ज्यादा कूल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और जो मेन कैरेक्टर होता है कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी फाइट थी और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। तो प्रिंसेस भी कुछ बोल नहीं पाती है और अपने मन में कहती है कि ये जो बंदा है जब से स्टेज पर आया है तब से ही मुझसे एक भी बार इसने जो अपनी आंखों का कांटेक्ट नहीं बनाया है, बोले तो आई कांटेक्ट नहीं बनाया है। मेरे हिसाब से उसका कभी भी स्टार्टिंग से ही प्लान ही नहीं था इस डुअल को लड़ने का। और क्या सच में वो ऐसे इस डुअल को खेलने का कोई मतलब ही हुआ? और मेन कैरेक्टर तुरंत फिर से भागते हुए ढूंढने लगता है मैकलोर को और अपने मन में कहता है कि अब मैं दोबारा से प्रिंसेस फोनिया के कांटेक्ट में आ गया था, लेकिन मैं मेन सिनेरियो को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करना चाहता था। इस वजह से मैं तुरंत ही हार गया, क्योंकि जो प्रिंसेस फोनिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पूरी स्टोरी लाइन में। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है प्रिंसेस फोनिया से भी ज्यादा, वो है अपनी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, बोले तो टेली मैकलेरन। आखिर वो कमीना कहाँ चला गया? तभी कोई बुलाता है कि एड रोथ टेलर। दिखा जाता है प्रिंसेस फोनिया वहीं पर आ जाती हैं और टेलर बोलता है कि प्रिंसेस आखिर आप बिना किसी गार्ड के यहाँ पर क्यों आ गई? तो प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि हे आखिर तुम हो क्या? तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे नहीं पता कि किस बारे में बात कर रही हैं, क्या आप उस डुअल के बारे में बात कर रही हैं? मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। प्रिंसेस गुस्सा होते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने बहुत कुछ सीखा? तुम जैसे ही वहाँ पर स्टेज पर आए थे तब से ही तुम्हारा जीतने का कोई मन ही नहीं था, तुम बस किसी भी तरीके से स्टेज से जल्दी उतरना ही चाहते थे। और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि वैसे भी मेरी क्लास में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक पता नहीं जो लोमड़ी जैसी दिखने वाली एक व्यापारी है जो कि बस पूरे स्कूल पर अपना ही राज चलाना चाहती है, और जो प्रोफेसर ग्लास्ट हैं वो भी मुझे बिल्कुल पूरे तरीके से परेशान करके रखे हैं। और उसके अलावा सारे के सारे सर्वेंट वो मुझे हमेशा ही बताते रहते हैं कि रॉयल्टी को काम ऐसे करना चाहिए, रॉयल्टी को काम ऐसे करना चाहिए। मेरा वैसे ही मूड पूरे तरीके से खराब है, आखिर तुम कौन हो जो कि मेरे दिमाग को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर क्या सच में जो प्रिंसेस थी इतने लंबे समय से अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को दबा कर रखी थी? तभी जाता है और प्रिंसेस के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि एक लंबी सांस को लो और थोड़ी देर के लिए शांत रहो, और यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इतने ज्यादा काम को करो। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बोलता है, प्रिंसेस के साथ में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती है और एकदम से अपने मुंह को छुपा लेती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर क्या हो गया? प्रिंसेस बोलती है कि भूल जाओ, और मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो जाहिर से मैं जा सकता हूँ, अपने मन में बोलता है। प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मेरे पास में ये एक बहुत ज्यादा बुरी आदत है, वैसे मैं चाहती तो सीधे तुमसे क्वेश्चन भी पूछ सकती थी, लेकिन मैं बस बहुत लंबे समय से चीजें खुद ब खुद सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे मेरे हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए हो गई, मेरे हिसाब से मुझे ये तुमसे पहले ही पूछ लेनी चाहिए थी। मेन कैरेक्टर के कानों से खून निकलने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे जल्दी से जाने दो, मुझे टेली मैकलोर को देखना है। तो प्रिंसेस बोलती है कि चलो मैं तुमसे शांति में खुद ब खुद ही पूछ लेती हूँ कि तुमने अपनी फैमिली के साथ में कनेक्शन कट ऑफ करने की कोशिश करी, क्योंकि तुम जानते थे उनके डार्क साइड के बारे में, है ना? और यही रीजन है जिस वजह से तुम टेली मैकलोरन से लड़े थे जा करके, ताकि तुम्हें एक रीजन मिल पाए, ताकि तुम्हें फैमिली से निकाला जा सके। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि वैसे ये बहुत ज्यादा अच्छा तुक्का लगा रही है। वैसे कहा जाए तो फिर ये सारी की सारी चीजें लगभग में गलत ही हैं, लेकिन अगर देखा
कहा जाए तो फिर जो रोड टेलर की फैमिली है उसके पास में सही में एक बहुत ज्यादा बुरा डार्क साइड है, लेकिन मैं तो नहीं बताऊंगा। और उसे बोलता है कि नहीं, आगे तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूँ। प्रिंसेस फिर से गुस्सा हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है अपने मन में कि यहाँ पर ये एक ऐसी चीज है जिसको कि बहुत ज्यादा फ्यूचर में जा करके बाहर निकलना है, तो मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकता हूँ। प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, सारी की सारी चीजें लॉजिकली सेंस बना रही हैं। तो फिर आखिर वो सारे के सारे शब्द क्या थे जो तुमने टेली मैकलॉर को बोले? आखिर तुम उस बंदे को क्यों चीयर अप कर रहे थे जिसने कि तुम्हें लगभग में एक्सपेल ही करा दिया था? क्या तुमने कभी भी टेली मैकलॉरन को अपना एक दुश्मन नहीं समझा क्या कभी भी? मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि सच में ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। और कहता है कि ये इस वजह से है क्योंकि मैं उसका मजाक उड़ाना चाहता था। तुम जानते ही हो जैसे कि सब लोग मुझे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, तो फिर मैं उसको चीयर अप करके दिखाना चाहता था कि जो सभी के सभी लोग हैं वो लोग मुझे एक अच्छा बंदा सोचे। प्रिंसेस फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कोई भी बोल सकता है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, जल्दी से मेरी आंखों में बोलो और मुझे सच बताओ। और अपनी इनसाइट का यूज कर रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लिख कर आता है झूठ बोल रहा है। प्रिंसेस फिर गुस्से में पैर पटकती है और बहुत तेज से चिल्लाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं सच में सच बोल रहा हूँ, और फिर से प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है, बार बार झूठ 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 लिख करके आ रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि उसके पास में अभी कोई भी एविडेंसेस नहीं है। मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। प्रिंसेस के मुंह से एकदम आग निकलने लगती है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सारी की सारी चीजें मेन सिनेरियो ही है जो कि मुझे आगे जाकर के मदद कर सकता है, तो मैं मेन सिनेरियो को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दे सकता हूँ। प्रिंसेस फिर अपने गुस्से को शांत करती है और कहती है कि ठीक है, चलो मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तुम जा सकते हो। जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम उस दरवाजे की ही तरफ देख रहे हो, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, जाओ। अच्छा, तो मेन कैरेक्टर जाने लगता है और बोलता है थैंक यू। फिर वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि ये पहली बार है कि जो प्रिंसेस है उसने किसी को अपनी ये साइड दिखाई है, क्योंकि एक ऐसी बंदी जो कि इतनी जल्दी बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में आ चुकी है, मेरे हिसाब से ये चीजें उसको और भी ज्यादा हेडेक दे रही होंगी। उसके अलावा मैं भी अब यहाँ पर इस सिनेरियो में आ चुका हूँ तो ये चीज उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही होगी। और कहता है कि आखिर मैं अपनी सारी की सारी परेशानियों को प्रिंसेस की परेशानियों के साथ में कैसे ही कंपेयर कर सकता हूँ? मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि ये मेरी परेशानियां तो बहुत ही कम है, और आपको देख करके लग रहा है कि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स चल रही है उस पर ध्यान दें, लेकिन फिर भी आपको अब रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसके के बारे में सारी चीजें जो छोटी से छोटी हों उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सेल्वेनिया अकेडमी है, ना कि तुम्हारा राजमहल। और राइटर बताता है कि जो प्रिंसेस वोनिया है वो हमेशा ही लोगों के जो झूठ होते हैं उनको देखने में ही लगी रहती है, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसको झांकने की, उसके बारे में जानने की कोशिश करी। और मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा परेशान है, मैंने बहुत ज्यादा टाइम को खो दिया है, अगर जो टेली मैकलॉरन है उसने गिव अप कर दिया होगा तो फिर मेरी कंफर्टेबल लाइफ वो खराब हो जाएगी, नहीं पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और बहुत ज्यादा तेज से दौड़ते हुए जाता है, वहाँ पर मैकलॉरन बैठा होता है। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि क्या टेली मैकलॉरन, और एकदम से रुक जाता है, मन में कहता है कि आखिर मुझे क्या कहना चाहिए। तभी कोई कहता है कि है बिल्कुल भी पास मत आना। उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है और अपना टेलर बोलता है कि क्या हो गया? वो लड़की बोलती है रोते हुए, एड रोज टेलर, तुम और ज्यादा टेली को बिल्कुल भी परेशान मत करो। हमें बताया जाता है ये है एला ट्रिस और ये मेन हीरोइन है। आई मीन यार तुम देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो राइटर है सच में चूतिया है एक नंबर का। कैसे नाम रख रहा है, तेली, टेलर, आइला माइला, पता नहीं क्या नाम है यार, फेलवर, पता नहीं कैसा नाम है, चलो क्या कर सकते हैं। और वो लड़की आइला बोलती है कि पहले से ही मैकलॉरन की हालत खराब है तो तुम्हें उसको और भी ज्यादा परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पीछे से मैकलॉरन भी उठता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी स्कूल में हो? इसको देख करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या वो रिवाइव हो गया? एक ऐसी फाइटिंग स्पिरिट वो कभी भी नहीं खराब होने वाली, चाहे उसके सामने जितना भी खतरनाक अपोनेंट क्यों ना आ जाए। उसकी आंखों में वो बिल पापर सामने दिख रही है। मैकलॉरन आता है और उस लड़की को पीछे करके कहता है कि रोज टेलर अब क्या हो गया? और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, जिस समय पर मैं प्रिंसेस से डुएल करने में बिजी था तब उसकी सबसे ज्यादा छोटी फ्रेंड, मतलब अपनी चाइल्डहुड की फ्रेंड तुरंत ही उसके पास गई और तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर में उसने जो मैकलॉरन था उसको संभाल लिया। मैकलॉरन पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर तुम्हें मेरे से कुछ लेना देना है क्या? और अपना मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि सच में जब तक आइला उसके साथ में है तब तक जो तेली है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वो बार बार अपने पैरों पे खड़ा ही हो जाएगा।
और बोलता है कि तुम सच में तलवार के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो इसको सुन करके टेली मैकलैरन बोलता है कि आखिर अब तुम क्या इसमें की स्कीमिंग कर रहे हो। मेन कैरेक्टर्स को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि हाँ, ये एकदम सही बात है, मैं बहुत सालों तक इसके साथ टेलर के साथ बन के रहा हूँ, तो फिर हमेशा ही अंत में वो किसी न किसी तरीके से जीत ही जाता था। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचते हैं। मुझे लगता है कि वो आसानी से दुनिया को बचा ही लेगा, तो फिर मुझे बस यहाँ पर सरवाइव करने की जरूरत है। मैंने उसे एक कोई कमजोर बंदे के तरीके सोच लिया, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ही इस दुनिया का प्रोटैगनिस्ट है। चाहे जो भी हो जाए, वही आगे जा करके पूरे तरीके से इस दुनिया को बचाने वाला है। तो इस समय पर मैं पूरा तरीके से रिलीफ हो चुका हूँ, क्योंकि इस वजह से नहीं कि जो खराब स्टोरी थी वो ट्रैक पे आ गई है, बल्कि इस वजह से क्योंकि जो टेलर जिसकी साथ में इतने लंबे समय तक रहा हूँ, उसको वो चीज मिल चुकी है जो कि उसको चाहिए थी, और एकदम कूल बन के जाने लगता है, जिसको देख करके वो दोनों लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या बकवास है, आखिर वो ऐसे क्यों एक्ट करता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा कूल है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि वेल, मैं इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तभी एकदम से ब्लास्ट टाइप में होता है। मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ में देखता है और बोलता है कि ओरिजिनली सभी लोगों को इस चीज को उसी बिल्डिंग में खड़े होकर के देखना चाहिए था। गोल्डन डॉटर लोरेथेल और उसके सामने जो हाई लेवल की सॉर्सरर, स्पिरिट सॉर्सरर जेनिका फेलवर की लड़ाई। और वैसे देखा जाए तो फिर ये जो ओरिजिनल स्टोरी से चीजें बिल्कुल भी अलग तो नहीं है, लेकिन मैं पक्के तरीके से कह रहा हूँ कि जो टेलर और आइला हैं इस सीन को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। टेलर अच्छे तरीके से इस सीन को देखते रहो, क्योंकि ये ऐसी ही बहुत सारी परेशानियां आगे आकर तुम्हारे सामने आने वाली हैं। क्योंकि जो पहले सिनेरियो का जो फाइनल बॉस है वो है जेनिका फेलवर। सीन से टोकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेनिका होती है वो जीत जाती है, तो सभी के सभी जो सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं वो आकर के उसको चीयर्स करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हम लोगों की जो नाक थी उसको कटने से बचा लिया। तभी जो जेनिका होती है एकदम से कुछ आवाज वो सुनती है और सामने देख करके चौंक जाती है। सामने की तरफ में दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है लाल बालों वाली, उसकी हालत एकदम खराब होती है, जिसको देख करके जो वो होती है जेनिका, वो भी बहुत ज्यादा घबरा टाइप में जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस एक ही चीज ओरिजिनल स्टोरी से अलग हुई कि जो लूसी थी उसने टेलर को हरा दिया, और उसके अलावा सारी चीजें ऐसी ही गई। और उसके अलावा जो जेनिका थी उसने जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे उनके गर्भ को बचा लिया। और जेनिका उसके पहले से ही बहुत सारे दोस्त हैं, और इस इंसिडेंट के साथ में मेरे हिसाब से अब वो और भी ज्यादा परेशान होने वाली है। मेरे हिसाब से ये चीजें बाद में खुद ब खुद ही सही हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं बहुत लंबे समय तक उससे नहीं मिलने वाला हूँ। और सीन शिफ्ट होकर के रात का सीन दिखाया जाता है और कहता है कि जब भी मैं किसी भी मेन कैरेक्टर के आसपास में आता हूँ तब मेरा मन एकदम पूरा दिमाग चकराने लगता है। और अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं जब ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग हुई थी, और जब से मैं किसी भी मेन कैरेक्टर के साथ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, जिस वजह से मेरी स्टडीज और सर्वाइवल दोनों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे पास में एक फिशिंग नेट भी है, तो मुझे खाने की भी दिक्कत नहीं होती है। और भाई अपने मेन कैरेक्टर के फाइनली 6 पैक भी निकल आते हैं, बोले तो 4 पैक। और उसका सारा दिखा जाता है, स्टेमिना उसका 6 हो जाता है, इंटेलेक्ट 5 हो जाता है, टैलेंट 9 हो जाता है, विल पावर 8 और लक हो जाता है 6, और पहले से बहुत ज्यादा कम था। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या ये इस वजह से है क्योंकि मेरा स्टेमिना अब बढ़ चुका है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की महसूस हो रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा अगर मैं अभी से आलसी हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर फिर से फेलवर आ जाती है जेनिका। और भाई ये बताओ, ऐसे कौन आंखें बंद करता है, कौन चूतिया होगा जो कि ऐसे आंखें बंद करता है। देखो आंखें, भाई क्या बताऊं, छोड़ो, जब तुम्हें देखना ही है तो आंखें क्यों बंद करनी है। और बोलती है कि एडरो टेलर, क्या तुम्हें नंगा रहना पसंद है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम ही हो जो कि एकदम से सामने आ गई, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अभी फिशिंग करके आ रहा हूँ। और मेन कैरेक्टर जेनिका से पूछता है कि आखिर इस जगह के बारे में इतना भी क्या खास है जो तुम लगातार बार बार इस जगह पर आती ही रहती हो। तो इसको सुन करके वो बोलती है कि ये एक टॉप सीक्रेट बेस के तरीके है, जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे एक एडवेंचरर के तरीके महसूस होता है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देता है। वैसे मैं तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहती थी, मैं तुमसे कुछ एडवाइस लेना चाहती थी किसी चीज पर। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या एडवाइस, और अपने मन में कहता है कि आखिर इतने सारे लोगों में मुझसे ही क्यों। तो जेनिका बोलती है कि तुम उस समय पर जल्द ही निकल गए थे, तो मेरे हिसाब से तुमने नहीं देखा होगा पिछले महीने जो कॉम्बैट ट्रेनिंग में लास्ट मैच था, उस समय पर मैंने किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था। मेन कैरेक्टर इसको सुन करके अपने मन में बोलता है कि क्या वही उसकी जो अपोनेंट थी उसने ही पहले इंटरमीडिएट लेवल का स्पिरिट मैजिक का यूज नहीं किया था। वेल ये जेनिका के लिए मेरे हिसाब से कुछ भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। और जेनिका बोलती है कि वेल मैं हमेशा ही बहुत लंबे समय से सोच रही हूँ कि मैं किसी तरीके से इसको भूल जाऊँ, लेकिन फिर भी बार बार मेरे दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि मैंने कुछ
कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। तो इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो जेनिका बोलती है क्या मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो कभी भी मुझे ऐसा कुछ भी कहने नहीं देंगे। वो हमेशा से यही कह रहे हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो फिर तुम कर दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो तो फिर माफी मांग लो। और बताता है कि जो प्यारी सी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है जेनिका, वो एक ट्रेजर के तरीके है सभी लोगों के लिए। तो अगर उसे ये लगता है कि उसने कोई गलती करी है और खुद को वो बुरा टाइप में समझने लगती है, तो सभी के सभी लोग उसको इंकरेज करने के लिए आ जाते हैं और उसकी तरफ में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो जेनिका है वो ये जानती है कि चाहे तुम्हारे पीछे जितने भी लोग खड़े हो जाएं, लेकिन तुमने अगर कोई गलत चीज करी है तो वो गलत ही रहने वाली है। और ये चीज तुम्हारी जो भी गलतियां होती हैं उनको बिल्कुल भी इरेज नहीं करने वाली है। तो मेरे हिसाब से शायद से वो इसी वजह से यहाँ पर आई होगी। और जेनिका बोलती है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था तुमसे एडी, उसका नाम एड रोड टेलर है तो इसी वजह से वो एडी बोली है, ठीक है। और बोलती है कि तुम कभी भी मेरी जो साइड है उसको अनकंडीशनली बिल्कुल भी नहीं लेते हो। इसको सुन करके एडी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इस चीज से ऑफेंड हो गई हो तो फिर मुझे माफ कर देना। तो इसको सुन करके जेनिका बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुई हूँ। और अपने मन में कहती है कि ये बंदा पिछले साल से पूरे तरीके से बदल चुका है। और राइटर बताता है कि जेनिका भले ही बाहर से देखने में बहुत ज्यादा नाजुक और कमजोर लगती हो, बहुत ज्यादा हंसमुख लगती हो, लेकिन वो एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है दूसरे बंदे को लेकर के। इवन जब जो अपना मेन कैरेक्टर था वो जब रुपए मांग रहा था तब वो डेस्परेशन उसके मुंह पर नहीं थी जो कि लोगों के मुंह पे दिखती है जब वो रुपए मांगते हैं। क्योंकि वो जो बंदा था उसको, जो जेनिका थी, उसको ये पता चल चुका था कि जो अपना मेन कैरेक्टर एडी है वो बस ये चाहता है कि वो उसके पास में बिल्कुल भी ना आए। और यही साइड एडी की जेनिका को पसंद आ गई। और जो जेनिका होती है वो हंसते हुए प्यारे से चेहरे से बोलती है कि मैं ये विश करती हूँ कि सारी की सारी दुनिया